नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है पाटिल सर्स एकेडमी इस चैनल पर। साथ ही साथ आपका स्वागत है क्लास 8 में, क्योंकि अब आप क्लास 8 में आ चुके हो। चलो, तो इस साल एक बहुत ही खूबसूरत सी एक मराठी की किताब हम सीखने वाले हैं, जिस किताब का नाम है सुलभ भारती। चलो, तो इसी सुलभ भारती की पहली पोयम आज हम देखने वाले हैं, कि जिस पोयम का नाम है आम्ही चालू हा पुढे वारसा। आम्ही चालू हा पुढे वारसा। अब देखो, सोचने लायक बात है कि वारसा का मतलब क्या। वारसा यानी विरासत, है ना। विरासत यानी क्या, हमारे पुरखों से जो भी चीजें हमें मिलती है उसको विरासत कहा जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके मम्मी पापा, आपका जो रंग रूप चेहरा, जो भी आपका मतलब पर्सनैलिटी है, वो भी एक विरासत है आपके मम्मी पापा की। मतलब मानो आप खुद ही अपने मम्मी पापा की विरासत हो। और ऐसा ही नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें विरासत में मिलती है। किसी के घर में आर्ट कल्चर ऐसा कुछ रहता है तो वो चीजें उनको विरासत में मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के मम्मी को पापा को गाना गाने का शौक रहता है तो वो शौक उनको विरासत में मिलता है ना। या किसी के मतलब किसी को खेलने का शौक रहता है तो जो खेल है वो विरासत में मिलता है। तो हर एक की अपनी अपनी एक विरासत होती है, और वो विरासत को आगे चलाने का काम, आगे चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है। तो कुछ ऐसा ही गुरुजनों की जो शिकवण है, उनकी जो टीचिंग है, उनके जो वैल्यूज आपको दिए गए हैं उनके द्वारा, गुरुजनों द्वारा, तो उन वैल्यूज को, उनके उस टीचिंग को, थॉट को आगे चलाने की जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की होती है। कुछ ऐसा ही इस पोएम में कहा गया है। चलो, सबसे पहले देखते हैं कि आज के जो कवि है उनका परिचय। चलो, तो क्या है इनका नाम, जगदीश खेबुडकर। देखो, जगदीश खेबुडकर हे मराठीतील प्रसिद्ध कवी, साहित्यिक, गीतकार. मराठी चित्रपट सृष्टीसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात गीतांचे लेखन केले आहे। देखो, मतलब जगदीश खेबुडकर जी ने बहुत सारे मराठी फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं, और इसीलिए उनके गीत बहुत पॉपुलर भी रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने 325, है ना, 325 मराठी फिल्म के लिए मतलब गीतों का लेखन किया है। और इतना ही नहीं, 25 जो मूवी है उनकी स्टोरी उन्होंने लिखी है, 25 मूवी की स्टोरी। साथ ही साथ 50 लघु कथा, नाटके, दूरदर्शन मालिका, टेलिफिल्म्स यासाठी देखील त्यांनी लेखन केलेलं आहे। तसेच गदिमा पुरस्कार, साहित्य सम्राट पुरस्कार आणि व्ही शांताराम स्मृती पुरस्कार, तसेच जीवन गौरव पुरस्कार यासारख्या 60हून अधिक पुरस्कारांनी त्यांना सम्मानित करण्यात आलेला है। देखो, तो इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। अब इस पोएम के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है देखते हैं। चलो, गुरुच्या शिकवणीतून सद्गुण अंगी बाणवून सत्कार्य करणे म्हणजे गुरुने दिलेला वारसा पुढे चालू ठेवणे होय। हा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचे आश्वासन प्रस्तुत गीतातून कवि देता है। देखो, मतलब यहाँ पर कौन सी विरासत की बात हो रही है, मतलब कौन सी विरासत आगे चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो देखो, यहाँ पर कहा गया है कि हाँ, कि जो भी आपने, आपके गुरु ने आपको शिकवण दी है, उन्होंने जो भी मॉरल लेसन आपको दिए हैं, आपको पूरी जिंदगी भर उन चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाना है। चलो, तो हम स्टार्ट करते पोएम। पहले हम पढ़ेंगे, बाद में उसका मीनिंग समझेंगे। ओके, चलो फिर। गुरुने दिला ज्ञान रूपी वसा, आम्ही चालू हा पुढे वारसा। देखो, मतलब हमारी भारतीय संस्कृति में मतलब गुरु को एक बहुत ही बड़ा स्थान दिया गया है ना। क्योंकि आप चाहे मतलब कोई भी अपने इंडियन कल्चर, अगर के कुछ इंडियन कल्चर के कुछ किताब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अपने इंडियन कल्चर में मतलब गुरु का कितना बड़ा स्थान होता है। और अपने कल्चर ही में ही नहीं, बल्कि चाहे दुनिया का कोई भी अच्छा कल्चर हो तो उस अच्छे कल्चर में गुरु को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो फिर जैसा कि आपने इधर ऋषि मुनि, इन्होंने गुरु का काम किया है, टीचिंग का काम किया है ना। अपने महाराष्ट्र में जो साधु संत हुए हैं उन्होंने भी एक गुरु का ही काम किया है ना। और जैसा कि पंजाब में भी
गुरु गोविंद सिंह, है ना, गुरु नानक, ऐसी बहुत सी अच्छी सी परंपरा पंजाब में भी गुरुओं की रही है। तो चलो, तो उनकी जो टीचिंग है वो फॉलो करना और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे ऊपर है। और यहाँ पर इस पोएम में वही एक वचन देता है एक स्टूडेंट्स कि हम आपको वचन देते हैं गुरुजी कि आपने जो भी हमें टीचिंग दी है, जो भी मॉरल लेसन आपने हमें पढ़ाए हैं, उन मॉरल लेसन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम अच्छे से उठाते हैं। देखो, गुरुने दिला ज्ञान रूपी वसा, आम्ही चालू पुढे हा वारसा, है ना। मतलब गुरु की जो टीचिंग है वो आगे चलाने का काम हम करेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आगे देखो, पिता बंधु स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्पवृक्षात तळी सावली, तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कडवसा। देखो, मतलब गुरु को क्या क्या कहा गया है। देखो, मतलब गुरु को कहा गया आप पिता हो, आप बंधु हो, आप स्नेही यानी आप दोस्त हो, और तुम्ही माऊली यानी आप माता भी हो। मतलब आपने वो श्लोक कहीं पर तो सुना होगा, पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या मम देव देव, है ना। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर कहा गया है कि गुरुजी आप ही हमारे पिता समान हो, आप ही हमारे बंधु समान हो, आप ही हमारे दोस्त समान हो, और आप ही हमारी माता समान हो। इतना रिस्पेक्ट यहाँ पर गुरु के प्रति व्यक्त किया गया है। आगे कहा गया है, तुम्ही कल्पवृक्षातली सावली, तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कडवसा। देखो, मतलब गुरु को क्या कहा गया है, कल्पवृक्ष। अब कल्पवृक्ष यानी क्या, कि एक ऐसा वृक्ष कि जिसके नीचे बैठकर आप जो भी कल्पना करोगे वो आपको मिल जाता है। देखो, आप मैं एक दो मिनट की आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ इस कल्पवृक्ष के ऊपर। हाँ, देखो, एक बार क्या होता है कि एक धूप के दिन होते हैं, तो एक इंसान किसी पेड़ की छांव में बैठ जाता है ना। उसको बहुत ज्यादा धूप लगती है, तो उसको लगता है चलो भाई बहुत धूप लग रही है, थोड़ा सा पेड़ के नीचे बैठेंगे, और जैसे ही धूप कम हो जाएंगी चल जाएंगे आगे। चलो, तो फिर क्या होता है कि पेड़ के नीचे बैठता है तो उसको लगता है अरे यार कितनी अच्छी छाव है, काश थोड़ा पानी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। जैसे ही उसने वो चीज इमेजिन की तो देखता है तो बाजू में पानी है, बहुत अच्छा लगता, वो पानी पीता है। और बाद में उसको लगता है कि काश इस पेड़ को जामुन वगैरह होते तो कितना अच्छा होता, है ना। और ऊपर देखता है तो सचमुच वो जामुन का ही पेड़ था और उसको लदबद जामुन दिखाई दे रहे थे। तो उसको लगा यार काश अगर ये जामुन नीचे गिर जाते तो कितना अच्छा होता। इतने में क्या होता, एक हवा का झोंका आता और वो पूरे के बहुत सारे जामुन नीचे गिर जाते, तो ये मस्त पैकी खा लेता जामुन। और उसके मन में और एक विचार आ जाता कि काश अगर यहाँ पर कुछ खाने पीने की अगर व्यवस्था हो जाती तो बहुत अच्छा होता। जैसे ही उसने वो इमेजिन किया, उसके सामने खाना वगैरह भी आ गया। चलो, मतलब उसको तो बहुत अच्छा लगा, उसने खाना खा लिया। और जैसे ही खाना खाया तो उसके मन में एक बुरा ख्याल आया। उसको लगा कि कहीं यहाँ पर कोई भूत वगैरह तो नहीं ना। जैसे ही उसने भूत को इमेजिन किया, चलो भूत सामने खड़ा हो गया उसके आगे। और बाद में उसने इमेजिन किया कहीं ये भूत मुझे खा तो नहीं जाएगा ना। चलो, भूत ने उसको खा भी दिया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ था कि वो आदमी जिस वृक्ष के नीचे बैठा था वो था कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष यानी आप जो भी कल्पना करोगे वो आपको मिल जाता है। तो उसने पहले किसकी कल्पना की थी, छाव की कल्पना की, उसको छाव मिल गई। बाद में उसने पानी की कल्पना की, पानी मिल गया। उसने जामुन की कल्पना की, उसको जामुन मिल गए। बाद में उसने खाने की कल्पना की, उसको खाना मिल गया। बाद में उसने भूत की कल्पना की, वहां पर भूत आ गया। बाद में उसने ऐसा इमेजिन किया कि कहीं ये भूत मुझे खा ना जाए, तो भूत उसको निकल गया। तो ऐसा, तो फिर कभी भी हमने है ना कि बुरे ख्यालात मन में नहीं लाने चाहिए। कितना अच्छा था, मतलब उसको सब कुछ मिल जाए, सब कुछ तो मिल गया था, तो फिर वो भूत की कल्पना करने की जरूरत क्या थी, है ना। पर भूत की तो की, फिर बाद में ये सोचने की क्या जरूरत थी कि कहीं मुझे खाना जाए, है ना। तो उसको निकल गया वो। तो ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी सोचने लायक बात है कि हमने मन में बुरे ख्यालात नहीं लाने चाहिए, है ना। तो तुम्ही कल्प वृक्षातली सावली, अब जाने दो, वो वृक्ष की तो बात हो गई। लेकिन यहाँ पर गुरु को कल्प वृक्ष क्यों कहा गया है, कि जैसा कल्प वृक्ष जिसकी इमेजिन की वो चीज आपको दे देता है, वैसे ही आपके मन में आए हर सवाल का जवाब देने का काम आपका गुरु करता है ना। मैंने क्या कहा
कि आपके मन में आए हुए हर एक सवाल का जवाब देने का काम आपका गुरु करता है, इसलिए आपके गुरु को कल्पवृक्ष की छाया कहा गया है। आगे देखो, तुम्ही सूर्य अम्मा दिला कड़वसा, मतलब है गुरुजी आप सूर्य समान हो और आप में तो ज्ञान का भंडार है, आप में तो ज्ञान का प्रकाश है और उन्हीं प्रकाश में से कुछ किरणें आप हमें देते हो। चलो, तो इस तरह से गुरु के प्रति यहाँ पर निष्ठा व्यक्त की गई है। आगे देखो, जिथे काल अंकुर बीजातले तिथे आज वेलीवरी ही फुले, फलद्रूप हा वृक्ष भावा तसा। देखो, मतलब क्या कहा गया है कि कल जहां पर वो छोटे छोटे बीज थे, है ना, मतलब हम जब बहुत छोटे छोटे थे, जिथे काल अंकुर बीजातले तिथे आज वेलीवरी ही फुले, मतलब एक वक्त था कि हम बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन आज हम अच्छी तरह से फल फूल गए हैं, है ना। और इतना ही नहीं, एक दिन हम बहुत छोटे थे, छोटे छोटे अंकुरों की तरह, आज हम फूलों की तरह है और भविष्य में हम फलों की तरह फलद्रूप होने वाले हैं। जैसे वृक्ष पहले तो बहुत छोटा रहता है, लेकिन बाद में वो बड़ा हो जाता है, बाद में उसको फूल आते हैं, बाद में उसको फल आते हैं। कुछ हमारी जर्नी भी उस पेड़ की तरह ही है कि जिसकी शुरुआत बहुत छोटी होती है, लेकिन अंत में जो बहुत बड़ा होता है। हम बच्चे भी कुछ उस पेड़ की तरह ही है कि भले ही आज हम बहुत छोटे होंगे, लेकिन भविष्य में हम उस पेड़ की तरह बहुत बड़े होने वाले हैं, ऐसा विश्वास यहाँ पर व्यक्त किया गया है। आगे देखो, शिकु धीरता शूरता वीरता, धरु थोर विद्ये सवे नम्रता, मणि ध्यास एक लागो ऐसा। देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है कि हम इतना ही नहीं, हम धीरता सीखेंगे, मतलब हम पेशेंस सीखेंगे, है ना। पेशेंस रखना क्या होता है, बहुत जरूरी चीज होती है पेशेंस, है ना। तो ये क्वालिटीज आप में होनी चाहिए, आप में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। और सिर्फ पेशेंस रखने से काम नहीं चलेगा, आप में शूरता भी होनी चाहिए, आप में वीरता भी होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता जिंदगी में कौन सा वक्त कैसा है, है ना। तो उस वक्त के लिए, उस वक्त का सामना करने के लिए, उन कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें शूरता वीरता होना भी बहुत जरूरी है ना। और ये सब जो गुण है, सद्गुण है, ये धीरता शूरता वीरता, ये सद्गुण हम खुद में लाने की कोशिश करेंगे। आगे देखो, धरु थोर विद्ये सवे नम्रता, मणि ध्यास हा एक लागो ऐसा। देखो, और इतना ही नहीं, हम नॉलेज भी प्राप्त करेंगे और नॉलेज प्राप्त करने के बाद हम खुद पर मतलब कुछ ऐसा एटीट्यूड नहीं लाएंगे, भले ही कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन हम हमेशा विनम्र रहने की कोशिश करेंगे, है ना। मतलब कहा गया है कि विद्या विनय न शोभते, क्योंकि सिर्फ विद्या ही होना जरूरी नहीं, विद्या के साथ आप में विनम्रता का होना भी बहुत जरूरी है ना। नहीं तो विद्या ले ली और इतना एटीट्यूड चढ़ गया है कि मानो पूछो ही मत, है ना, तो वो भी किसी काम का नहीं। क्योंकि अपना जो इंडियन कल्चर है, यह नम्रता पर विश्वास करता है, यह सादगी पर बिलीव करता है, और वो कल्चर को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है ना। चलो, मणि ध्यास हा एक लागो ऐसा, यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें एक ही ध्यास लगना चाहिए कि ये सारे गुण हम में कैसे आए, इसका ध्यास हमें लगना चाहिए, ऐसा हम मतलब कोशिश करेंगे ऐसी हम। चलो आगे देखो, जरी दृष्ट कोणी करू शासन, जरी दृष्ट कोणी करू शासन, गुणी सज्जनांचे करू पालन, मणि मानसी हाचा आहे ठसा। चलो, यहाँ पर कहा गया है कि हाँ, हम सब कुछ हम में लाएंगे, हम शूरता लाएंगे, वीरता लाएंगे, पेशेंस लाएंगे, नम्रता लाएंगे, लेकिन अगर कोई दुष्ट हमें दिखाई देता है तो उस दुष्ट को शासन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम उठाते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। गुणी सज्जनांचे करू पालन, मणि मानसी हाचा आहे ठसा। और जो दुष्ट होगा उसको हम पनिशमेंट देंगे, उसको शासित करेंगे हम। और इतना ही नहीं, अगर कोई गुणी होगा, अगर कोई सज्जन होगा, तो उसको संरक्षित करने का काम हम करेंगे। मणि मानसी हाचा आहे ठसा, मतलब हमारे मन मस्तिष्क पर ये पूरी तरह से ये चीजें मतलब छाई हुई है कि हम दुष्टों को शासन करेंगे और गुणी और सज्जन लोगों का हम पालन करेंगे, है ना। ऐसा यहाँ पर विश्वास व्यक्त किया गया है। आगे देखो, तुझी त्याग सेवा फळा ए अशी, तुझी त्याग सेवा फळा ए अशी, तुझी कीर्ती राहील दाही दिशी, अगा पुण्यवंता भल्या माणसा। देखो, मतलब गुरु के प्रति कितनी निष्ठा व्यक्त की है यहाँ पर। क्या कहा गया है, तुझी त्याग सेवा फळा ए अशी,
कि हे गुरुजी, आप जो ये सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप जो हमें ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तन मन धन लगाकर, है ना, तो इसका एक दिन बहुत अच्छा मतलब फल मिलने वाला है समाज को, है ना। तुझी कीर्ति राहील दाही दिशी, है ना। आपने हमें तो पढ़ाया, बहुत सारे सैक्रिफाइस करके आप हमें पढ़ा रहे हो, लेकिन इसके बदले में आपकी जो कीर्ति है वो दशों दिशाओं में फैलने वाली है। आगे वाली अनेक सदियां, अनेक पीढ़ियां आपको याद रखेगी इस सीख के लिए जो आपने हमें दी है। अगा पुण्यवंता भला मानसा। तो आप गुरुजी, आप ये जो काम कर रहे हो ध्यान देने का, ये पुण्य का काम है, और इसी पुण्य की वजह से आप बहुत भले इंसान हो, और इसीलिए आपको आने वाली बहुत सारी सदियां आपको याद रखने वाली है। तो देखो, तो बच्चों, कुछ इस तरह से हमने इस पोएम का मीनिंग समझने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सुन रहे थे द पाटिल सर्स एकेडमी चैनल। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।